तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे देश की जिसे दुनिया ने कभी नाम दिया था सोने की चिड़िया। और इस सफर में हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये शानदार देश विदेशी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ गया। और हाँ, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये सच था। एक ऐसा सच जो भारत की बेमिसाल दौलत और उसकी ज्ञान का सबूत देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस सोने की चिड़िया के पंखों में? क्या बात थी जो इसे इतना खास बनाती थी? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई भारत को ये नाम मिला ही क्यों। आखिर वो क्या वजहें थीं जिन्होंने पुराने जमाने में भारत को दुनिया का, कह सकते हैं, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर बना दिया था। जरा सोचिए, जीरो और डेसिमल सिस्टम, जिसके बिना आज का मैथ्स, आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन नहीं, वो यहीं से दुनिया को मिला। आयुर्वेद और सर्जरी की बात करें तो भारत उसमें भी कहीं आगे था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थीं जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान का मंदिर थीं। और हाँ, मसाले, रेशम, कपास, इनका जो ग्लोबल ट्रेड था, उसी ने तो भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनाया था। और ये बहुत जरूरी है। सदियों तक दुनिया के लोग भारत में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आते थे, राज करने नहीं। ये एक बराबरी का रिश्ता था, मतलब एक पार्टनरशिप थी जिसमें भारत एक पावरफुल प्लेयर था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है उस दौर में जब ये दौलत, ये शान और शौकत अपने पीक पर थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल काल की। एक ऐसा जमाना जब भारत की अमीरी ने सच में पूरी दुनिया की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है, अगर भारत इतना अमीर था, इतना पावरफुल था, तो फिर कोई बाहर की ताकत यहां कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गई? इसका जवाब छिपा है उस वक्त की एक कड़वी सच्चाई में। भारत अमीर तो बहुत था, पर अंदर से आपस में बुरी तरह बटा हुआ। इसको समझने के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, मुगलों ने एक ऐसे भारत पर हमला किया जो पॉलिटिकली डिवाइडेड था। दूसरी, उनके पास तोपों जैसे कई बेहतर हथियार थे। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने यहीं के राजाओं की आपसी फूट का जमकर फायदा उठाया। और उनके राज का नतीजा क्या निकला? देखिए, बस ये एक आंकड़ा ही काफी है सब कुछ बताने के लिए। 25%। जी हां, 17वीं सदी में पूरी दुनिया के टोटल इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा अकेले भारत के पास था। जरा सोचिए इसके बारे में। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। एक ऐसा मोड़ जब व्यापारी शासक बन गए। ये कहानी है अंग्रेजों के आने की, एक ऐसी घटना जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोच कर देखिए, 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई थी तो उनका मकसद सिर्फ एक था, मसालों और कपास का व्यापार। और सिर्फ 250 साल के अंदर वही कंपनी पूरे भारत पर हुकूमत कर रही थी। तो आखिर ये हुआ कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी रूलर कैसे बन गई? उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन कमाल की असरदार थी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। देखिए, उस वक्त तक मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था और अंग्रेजों ने इसका और भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और फिर एक एक करके सबको मैदान से ही साफ कर दिया। इस पूरी कहानी में एक साल ऐसा है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो साल था 1757। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। हम बात कर रहे हैं प्लासी की लड़ाई की। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? अंग्रेज ये लड़ाई अपनी ताकत से नहीं बल्कि धोखे से जीते थे। ये एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा धोखा जिसने बंगाल के नवाब को हराया और बस अंग्रेजों के लिए पूरे भारत पर राज करने का दरवाजा खोल दिया। और बस इस एक जीत के बाद शुरू हुआ सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद करने का असली खेल। ये दौर था उस भयानक आर्थिक लूट का जिसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी के नाम से जाना जाता है। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, दुनिया को तैयार माल बेचता था। लेकिन ब्रिटिश राज में भारत को जबरदस्ती सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। कच्चा माल यहां से जाता था ताकि ब्रिटेन की फैक्ट्रियां चल सके। और ये लूट कई तरीकों से की गई। भारत की अपनी इंडस्ट्रीज को जानबूझकर तबाह किया गया ताकि ब्रिटिश माल के लिए मार्केट बन सके। किसानों पर इतने भारी टैक्स ला दिए गए कि वो बेचारे गरीबी में डूबते चले गए। और इसका सबसे भयानक नतीजा क्या हुआ?
बार बार पढ़ने वाले वो अकाल, जिनमें करोड़ों, जी हां, करोड़ों लोगों की जानें चली गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद भी भारत की जो आत्मा थी वो कभी नहीं टूटी। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जब इस देश ने संघर्ष किया, आज़ादी हासिल की और अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना सीखा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। सैकड़ों सालों की इस लूट के बावजूद भारत का कल्चर, उसकी विरासत, वो जिंदा रही। हाँ, सोने की चिड़िया घायल बहुत हुई थी, लेकिन वो मरी नहीं। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने एक बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र तय किया है, और आज तमाम चुनौतियों के बावजूद वही सोने की चिड़िया एक बार फिर आसमान में अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है।